भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कौन सा ड्रीम समिट था जो अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के कारण हमें ड्रॉप करना पड़ा है। टर्की के साथ भारत ने अब कौन सी नई डेवलपमेंट स्टार्ट की है और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को रातों रात कौन से देश भेजा जा रहा है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ईरान सिचुएशन के बारे में। जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हो गया है और फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एंड इजराइल ईरान के ऊपर हमले नहीं करेंगे। ईरान के लोग भी सड़कों के ऊपर उतरकर इस 2 हफ्ते के सीज फायर को अपनी जीत के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड इन्होंने मान लिया है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल से युद्ध जीत लिया है। मिडिल ईस्ट में भी कई सारे देशों ने अपने एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी ओपन कर दिए हैं और ईरान से भी फ्लाइट्स दोबारा से शुरू होने जा रही हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सर आज कतर के लिए रवाना हो गए हैं। उनका ये 2 दिन का कतर दौरा होने वाला है। पेट्रोलियम मिनिस्टर के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर भी एक दिन बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई के दौरे के ऊपर जा रहे हैं। जयशंकर सर की विजिट 11 अप्रैल को स्टार्ट हो रही है और नेक्स्ट डे 12 अप्रैल को वो वापस भारत आ जाएंगे। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि आज से ईरान की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान आना स्टार्ट कर दिया है और 2 दिन के बाद से अमेरिका के ऑफिशियल्स भी पाकिस्तान आ रहे हैं। यानी कि अमेरिका और ईरान ये दोनों मिलकर अगले 2 हफ्तों तक के लिए एक फाइनल पीस एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशंस करेंगे और वो नेगोशिएशंस होंगी पाकिस्तान के अंदर और उसका नाम रखा गया है पाकिस्तान अकॉर्ड। अब एंड मोमेंट के ऊपर पता चलेगा कि अमेरिका का डेलीगेशन कौन लीड करेगा, क्योंकि पाकिस्तान और व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट का कहना है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ही नेगोशिएशंस लीड करने के लिए अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ही घंटे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है कि सिक्योरिटी रीजंस के कारण हो सकता है कि जेडी वांस पाकिस्तान नहीं जाएं। फिलहाल तो ईरान और अमेरिका के बीच अभी के लिए सीज फायर अनाउंस हो गया है, लेकिन ईरान में जो भारत की एम्बेसी है वो अभी भी रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान में जो भारत की एम्बेसी है उसने एक स्टेटमेंट इशू करके ईरान में प्रेसिडेंट सभी इंडियंस को कहा है कि 7 अप्रैल 2026 की जो एडवाइजरी है उसको आगे कंटिन्यू किया जाता है और रिसेंट डेवलपमेंट्स को देखते हुए हमारा आग्रह है कि जो भी इंडियंस अभी भी ईरान में प्रेजेंट हैं उन्हें स्ट्रांगली यानी सख्ती के साथ बोला जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी ईरान छोड़कर बाहर आ जाएं और ये काम एम्बेसी के कॉन्टेक्ट में रहकर करें और सिर्फ वही रूट्स इस्तेमाल करें जो एम्बेसी ने सजेस्ट किए हैं। अब इसका मतलब है कि भारत सरकार को अभी भी एक खतरा लग रहा है कि युद्ध दोबारा कभी भी स्टार्ट हो सकता है। फिर से सिचुएशन खराब होने के चांसेस हैं, इसलिए शायद तभी भारत की एम्बेसी इंडियंस को दोबारा से जल्द ईरान से बाहर आने के लिए कह रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और टर्की को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि अजरबैजान के बाद भारत ने अब टर्की के साथ भी फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस का फ्रेश राउंड स्टार्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि आज न्यू दिल्ली में भारत और टर्की के बीच फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस की 12th राउंड की बातचीत हुई है। अब ऑब्वियस है कि अगर ये मीटिंग भारत की राजधानी दिल्ली में हुई है तो इसके लिए भारत ने टर्की को इनवाइट किया था और टर्की को रिप्रेजेंट करने के लिए टर्की की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मिस बैरिस एकिंची भारत आई हैं और भारत को रिप्रेजेंट किया था इस मीटिंग में विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी वेस्ट रीजन सीबी जॉर्ज सर ने। अब ये जो भारत और टर्की के बीच 12वें राउंड की कंसल्टेशंस हुई हैं ये 4 साल के बाद हुई हैं। इससे पिछले राउंड की टॉक्स हुई थी साल 2022 के जून महीने में, यानी कि 4 साल से भारत और टर्की के बीच फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस रुकी हुई थी, डिप्लोमेसी नहीं हो रही थी और अब जाकर भारत ने टर्की के साथ भी टॉक्स वापस से रीस्टार्ट कर दी हैं। अब खास बात यह है कि अजरबैजान के साथ जो फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस हुई थी उसमें हिस्सा लेने के लिए भी विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी वेस्ट रीजन सीबी जॉर्ज सर अजरबैजान गए थे और उन्होंने ये अजरबैजान और टर्की इन दोनों मीटिंग्स में हिस्सा लिया है। वैसे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अजरबैजान और ये टर्की इनके साथ ये फॉरेन कंसल्टेशन मीटिंग के बाद आगे के रिलेशंस कैसे चलते हैं और इसका क्या नतीजा निकलता है। एंड अगर ये फिर से जम्मू कश्मीर मसले के ऊपर भारत को टारगेट करते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मीटिंग्स भी फेल हो गई हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कॉप समिट के बारे में, क्योंकि एंड मोमेंट के ऊपर जाकर भारत की सरकार ने कॉप समिट को होस्ट करने से ही इनकार कर दिया है एंड इसके पीछे का कारण है भारत सरकार अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी एंड ये जितने भी डेवलप्ड देश हैं इनकी पॉलिटिक्स से तंग आ गई है। इन्होंने भारत को ये बहुत ही बड़ा फैसला लेने के ऊपर मजबूर कर दिया है और ऐसा प्लान ड्रॉप कर दिया है जिसके लिए मोदी सरकार काफी एक्साइटेड थी, खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वैसे जिन लोगों को नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉप समिट एक तरह का ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है। इसमें क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, एवरेज टेम्परेचर बढ़ना, ग्लेशियर्स का पिघलना और जो मौसम में बदलाव आ रहे हैं इसको कैसे रोका जाए इसके ऊपर चर्चा होती है। यूनाइटेड नेशंस के 198 देश इसका हिस्सा हैं
और हर साल किसी एक देश में कॉप समिट रखा जाता है जहां पर दुनिया के सभी देशों के लीडर्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स आकर इस समिट में हिस्सा लेते हैं और जलवायु परिवर्तन के ऊपर चर्चा होती है। अब ये प्रोसेस साल 1995 से चलते आ रहा है और हर साल कॉप समिट होता है। पिछले साल का कॉप 30 समिट हुआ था ब्राजील में। अब ये जो कॉप समिट होता है इसके अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ये इस तरह के जितने भी डेवलप्ड देश हैं जिन्होंने खुद डेवलपमेंट कर ली है, अब ये तमाम देश यहाँ पर बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ये भारत जैसे डेवलपिंग देशों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम अपने एमिशंस को कम करते रहें, जबकि डेवलपिंग देशों को इस समय सस्ती एनर्जी की सख्त जरूरत है। कहने का मतलब है कि कॉप समिट पिछले कुछ सालों से नेगोशिएशंस कम और लड़ाई और डिसएग्रीमेंट्स के लिए ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। हर साल क्लाइमेट की फाइनेंस और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम के ऊपर सभी देशों के बीच झगड़े हो रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि भारत, अफ्रीका और इस तरह के जो तमाम देश हैं, ये बोलते हैं कि हिस्टोरिकली अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप, ये जितने भी कंट्रीज हैं जो आज की डेट में डेवलप्ड हो चुकी हैं, ये कई सेंचुरी से पॉल्यूशन करते आ रही हैं। इसके लिए इनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि ये देश क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे भी दें और टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही प्रोवाइड करें। डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड है कि ये जितने भी डेवलप्ड देश हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा है, जहां पर गरीबी नहीं है, और ये तमाम अमीर देश एक साथ फंड्स को कलेक्ट करके साल 2035 के बाद $1.3 ट्रिलियन पर ईयर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए प्रोवाइड करते रहें। यानी डेवलपिंग देशों की मांग है कि एक अलग से फंड स्टार्ट किया जाए जिसमें ये तमाम डेवलप्ड देश अपना अपना कंट्रीब्यूशन डालें और ये होना चाहिए टोटल $1.3 ट्रिलियन। और फिर ये जो सारा पैसा है ये दिया जाना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो भी क्लीन एनर्जी सोर्सेज के ऊपर शिफ्ट कर सकें और ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इससे लड़ाई लड़ सकें। लेकिन पिछले जो कॉप समिट हुए हैं उनमें डेवलप्ड देशों ने कहा है कि वो सिर्फ $300 बिलियन पे करने के लिए तैयार हैं। यानी $1300 बिलियन की मांग है, उसमें से केवल $300 बिलियन देने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये जो $300 बिलियन पे दिए जाने की ये बात बोल रहे हैं, ये भी अधिकतर लोन्स के रूप में देने की बात बोल रहे हैं। यानी ये जो $300 बिलियन की ग्रांट भी नहीं है, जिसका मतलब है कि कल को ये पैसा डेवलपिंग कंट्रीज को इन डेवलप्ड देशों को वापस करना पड़ेगा और कई सारे लो इनकम वाले देश इस डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे क्योंकि वो ये लोन वापस भी नहीं कर पाएंगे। ऊपर से डेवलप्ड कंट्रीज कहती हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो भी पैरामीटर्स बनाए जाएंगे वो सभी देशों के लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है कि हमें अब डेवलपमेंट करनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे देशों के अंदर बढ़ रही है, जिसके कारण डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एनर्जी डिमांड हर साल बढ़ रही है। उसके लिए पूरी तरह से क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जबकि डेवलप्ड देशों के पास पैसा भी है, रिसोर्सेज भी है और टेक्नोलॉजी भी है। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब मसला ये है कि इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्गुमेंट्स के कारण पिछले कुछ सालों से कॉप समिट हर बार फेल साबित हो रहे हैं। अब अगर कोई समिट लगातार कई साल तक फेल होते रहेगा, उसके कारण क्या होता है कि उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। और आज की डेट में कॉप समिट्स के साथ यही हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स खुद ही कॉप समिट की मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए आ ही नहीं रहे हैं और वो दूरी बना रहे हैं। एक समय पर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, यूएस प्रेसिडेंट और जो बड़े बड़े लीडर्स होते थे, ये सभी कॉप समिट्स को अटेंड करने के लिए आते थे। सभी देश के अपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते थे। लेकिन अब रिसेंटली पिछले कुछ सालों से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स ने आना बंद कर दिया है और सब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रहे हैं। अमेरिका तो पिछले कुछ सालों से पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, यानी अमेरिका का डेलीगेशन कॉप समिट्स में आता ही नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले 2-4 सालों से कॉप समिट्स में कम ही जा रहे हैं। ऐसे में ये सारी चीजें देखते हुए भारत ने डिसाइड किया है कि साल 2028 का जो कॉप 33 समिट भारत में होने वाला था, जिसको भारत ने होस्ट करना था, उसको अब हम होस्ट नहीं करेंगे। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि साल 2028 में होने वाले कॉप 33 समिट को इसको होस्ट करने के लिए भारतीय सरकार ने जो प्रपोजल भेजा था उसको वापस ले लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साल 2023 में दुबई के कॉप 28 समिट में यह अनाउंस किया था कि भारत कॉप 33 को होस्ट करना चाहता है, जो कि साल 2028 में होने वाला था। और पिछले साल 2025 में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने भी इसके लिए डेडिकेटेड सेल भी बना लिया था, यानी एक तरह से तैयारियां स्टार्ट कर दी थी। अब होता क्या है कि जो भी होस्ट कंट्री होती है उसकी अनाउंसमेंट 2 साल पहले कर दी जाती है। इसका मतलब है कि जो 2028 में कॉप 33 समिट होना है उसकी अनाउंसमेंट इसी साल 2026 में होनी है, यानी कि भारत को होस्टिंग राइट्स इसी साल मिलने वाले थे। या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन भी देशों ने कॉप 33 समिट को होस्ट करने की इच्छा जताई थी, अप्लाई किया था, उनमें से किसी एक देश को इस साल सिलेक्ट किया जाना था। लेकिन भारत ने अब एंड मोमेंट के ऊपर अपनी कैंडिडेसी विड्रॉ करने की अनाउंसमेंट कर दी है और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इनको लेटर भेज के इन्फॉर्म भी कर दिया है कि हम कॉप 33 समिट को होस्ट नहीं करने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार पहली बार किसी कॉप समिट को होस्ट करने वाली थी।
भारत ने पिछली बार कॉप समिट को साल 2022 में होस्ट किया था और उस समय इसका नाम था कॉप 8 समिट। हालांकि ये उस समय इतना हाई प्रोफाइल इवेंट नहीं हुआ करता था। ग्लोबल लीडर्स का इंटरेस्ट और सीरियसनेस कम होना, डेवलप्ड कंट्रीज का कंपनसेशन ना देना, अब ये तो दो मेजर कारण हैं ही, लेकिन एक और मेजर कारण ये भी है कि होस्टिंग की कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स ये भी अपने आप में भारतीय सरकार के लिए काफी बड़ा चैलेंज है। इस तरह के इवेंट्स जिनमें दुनिया भर के 198 देशों को इनवाइट किया जाता है, इनको होस्ट करने के लिए इनडायरेक्टली सरकार को बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। एडवांस में तैयारियां स्टार्ट की जाती हैं और भारत इस तरह के इवेंट्स कम ही होस्ट करता है और हमें ऐसे इवेंट्स के लिए एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करनी पड़ती है। ऐसे में समिट होस्ट करने का अगर आउटकम ही ना निकले, समिट ही फेल हो जाए और ये सारा पैसा बर्बाद माना जाएगा, फिर इसका क्या ही फायदा। अब क्योंकि पिछले कुछ कॉप समिट्स का हाल भारतीय सरकार ने ऑलरेडी देख लिया है, इसलिए एंड मोमेंट के ऊपर भारत ने भी अपने कदम पीछे ले लिए हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या जो कॉप समिट को होस्ट करने के लिए भारत ने अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ किया है, ऐसा करके भारतीय सरकार ने सही किया है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है, उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं, वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।